जी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो परफॉर्मा मैंने आपके सामने बनाया था, तो उसमें मैंने आपको कहा कि 3 मेन एरियाज होंगे। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम क्या क्या करेंगे? क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने यूनिट्स को लिखना है। आपने जिस तरह प्रोसेस अकाउंट बनाया होता है उसकी जो डेबिट साइड है, पहले आप वो सारी चीजें लिखेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर हुआ क्वेश्चन में लिख लेंगे, अदरवाइज जीरो है। इनपुट अब नॉर्मल गेन, तो ये टोटल कर लेंगे। देन नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये चीजें टैली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर जब बुक, कोई भी बुक जो है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के फॉर्मेट पे डिपेंड करते हैं हम, तो सम टाइम ना अब नॉर्मल गेन को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे कहीं एक नई लाइन लगा के नई लाइन ऐड कर देंगे। जैसे अगर अब नॉर्मल लॉस है तो वो पॉजिटिव फिगर आ जाएगी, और अगर गेन है तो वो यहाँ पे नेगेटिव लिख देना है, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस और गेन में से एक चीज एट ए टाइम होती है। तो आप चाहें तो इसको ये नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन बस फिर होगा क्या, फिर वो फिगर नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, आप जिस मर्जी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट हमने अभी रिवाइज किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल। देन सेकंड पार्ट इज द कॉस्ट इंकर्ड। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास होती है, हम वो कॉस्ट लिख देंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, अगर उसने 3 चीजें सेपरेट बताई हैं तो हम सेपरेट लिख देंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट। देन कॉस्ट इंकर्ड में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो आपने करंट डिपार्टमेंट में इंकर किए, और अब नॉर्मल गेन की वैल्यू। इसी तरह ये जो अब नॉर्मल गेन की वैल्यू है, इसे भी अगर आप दूसरी तरफ लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में आप यहाँ पे, जहाँ पे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू है, आप यहाँ पे गेन की वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपने नेगेटिव लिखनी है, तो आंसर आपका फिर भी टैली होगा। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है इसको डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि मोस्टली जो FCMA का पेपर है उसमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट यही होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। अब मैं आज आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसके बारे में ये मशहूर है कि ये वाला सवाल ही अक्सर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये पास्ट पेपर से लिया हुआ एक सवाल है। इस क्वेश्चन में 2 डिपार्टमेंट्स हैं। पहले हम डिपार्टमेंट 1 को देखेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट 2 को अभी आप नहीं देखेंगे। हम सिर्फ डिपार्टमेंट 1 के डाटा को देखेंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। कहता है प्रिपेयर CPR फॉर डिपार्टमेंट 1 एंड 2। कि डिपार्टमेंट 1 और 2 की आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट के अंदर मुझे नजर क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, और टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर होना चाहिए। यानी हमने वो सारी रिपोर्ट बनानी है। तो यानी एग्जामिनर जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स भी मुझे नजर आने चाहिए। ये क्वेश्चन बेसिकली उस वक्त का है जब ये क्वेश्चन ना लॉन्ग क्वेश्चन यानी रिटन पेपर होता था FCMA का, CV से पहले की बात है, तो ये उस वक्त का है। लेकिन इसी से मिलता जुलता सवाल CV में भी अक्सर पूछा गया है। तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिक असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें थ्योरेटिकल चीजें उसने लिखी होती हैं, हमने सिर्फ उनका नाम सेलेक्ट करना होता है और उसके सामने उसकी फिगर को लिखना होगा। तो चलें जी, ये पहले डिपार्टमेंट के डाटा को अभी हम सिर्फ देखेंगे कि पहले डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो क्या है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 25,000, यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस nil, यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वो यहाँ उसने नहीं बताया। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट येट ट्रांसफर्ड, ये भी nil है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 है।
और ये 80% है डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। 65% है कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से। और जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है डिपार्टमेंट 1 में, वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 46,000 है, और जो डायरेक्ट लेबर है वो 64,500 है। अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड एफओएच से क्या मुराद है? अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अप्लाइड और अब्जॉर्ब्ड एक ही बात है, तो आपने ये बात याद रखना है कि अब्जॉर्ब के लिए जो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है वो अप्लाइड है। जी, डाटा समझ आ गया। डिपार्टमेंट 1 को अभी हमने देखा है। अब हमने इसमें बनानी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे हम सबसे पहले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 1। क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना होता है, जो कि इस सवाल में नील है। इनपुट या यूनिट स्टार्टेड, तो वो 25,000 है, तो इसका टोटल बन गया 25,000। देन नॉर्मल लॉस आना होता है, जो कि कोई हिंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब नॉर्मल लॉस या गेन, वो भी यहाँ पे नील है। आउटपुट आनी होती है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना होता है। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसने क्वेश्चन में 10,000 बताया था। अब हमें पता है कि इन सारी चीज़ों का टोटल 25,000 होता है, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर 15,000 आ गई। अगर लॉसेस होते तो फिर वो बता देता, तो ये बैलेंसिंग फिगर 15,000 आ गई। और अगर आप डाटा को देखें तो ये जो डिपार्टमेंट 2 है, जाहिर बात है डिपार्टमेंट 1 फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा, पहले यहाँ पे काम होता होगा, फिर सेकंड डिपार्टमेंट में चीजें जाती है। तो ये जो 15,000 है, इसका क्या नाम रखा था उसने? यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब है ये 15,000 क्या है? ये बेसिकली प्रीवियस की आउटपुट है। तो आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाली तो ये भी 15,000 ही है। लेकिन इन केस के आप इस डाटा को भी 15,000 की फिगर भी लिख लेते तो एक ही बात है। जी बता दें, क्वांटिटी स्केड्यूल आपको समझ आ गया? जी, इस क्वेश्चन से क्वांटिटी स्केड्यूल आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बनाना होता है? कॉस्ट इंकर्ड। अब कॉस्ट इंकर्ड में हमने कॉस्ट लिखनी है, तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है तो कॉस्ट भी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल्स, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 46,000, तो वो 46,000 डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो है 64,500। डिपार्टमेंट 1 का डाटा लिख रहा हूं मैं। और जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं उसने अप्लाइड का वर्ड यूज किया है, तो वो भी एक ही बात है, अप्लाइड ओवरहेड्स, दैट आर 86,000। इसके अलावा डिस्पोजल कॉस्ट अगर होती तो वो यहाँ आनी थी, लेकिन वो नहीं है। इन शॉर्ट, जो टी अकाउंट की डेबिट साइड में जो चीज़ें आनी थी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो ये टोटल हो गया, तो इसका टोटल कर लें क्या आता है? 46,000 प्लस 64,500 प्लस 86,000, 196,500। तो ये जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का सेकंड पार्ट भी हमने बना लिया।
ये भी क्लियर होगा, वेरी इजी। यहाँ तक अभी हमने कुछ वर्किंग नहीं की, वर्किंग हमारी अभी स्टार्ट होने लगी है, जहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स बनने हैं, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगी। तो ये थर्ड पार्ट में उसका इफेक्ट आता है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब उसमें आना क्या क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल लॉस की वैल्यू आनी होती है, और वो हमें पता है स्क्रैप वैल्यू पे आती है, एट द रेट स्क्रैप वैल्यू, तो वो इस सवाल में है ही नहीं। देन अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आती है, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद आउटपुट की वैल्यू आनी होती है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आनी होती है, और एट द एंड इसका जो टोटल होगा वो टोटल वही 196,500 होगा। अब इसके लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं चौथी चीज उस दिन भी बताया था कि 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 4 भी। अब उसने क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाएं जिसके अंदर शो करवाएं, क्या शो करवाएं चाहिए, इसका मतलब अगर वर्किंग हो जानी थी, लेकिन उसने अगर उसके लिए परफॉर्मा दिया हुआ है तो हमें उसकी वर्किंग करनी है। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए हमारा रूल ये होता है कि कितनी परसेंटेज देखें तो डायरेक्ट मटेरियल की एक परसेंटेज है और एक कन्वर्जन की परसेंटेज है। इसका मतलब है मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 2 कॉलम मुझे यूनिट्स के लिए, एक मटेरियल का कॉलम होगा, उसने परफॉर्मा को दिया होगा, परफॉर्मा बना होगा, 2 कॉलम होंगे। और ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो इट मींस ये केस 2 है। केस 2 में एक ही मेथड होता है, एबको मेथड, उसमें फाइफो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, फाइफो का कॉन्सेप्ट हमेशा तब आएगा जब आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में होगा, अदरवाइज ये वेटेड एवरेज ही है। ओके जी, तो सबसे पहले आउटपुट आनी होती है। आउटपुट है आपकी 15,000, जो कि 100% मटेरियल कंज्यूम कर चुकी है, 100% कन्वर्जन कॉस्ट कंज्यूम कर चुकी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 10,000 था डिपार्टमेंट 1 का, तो डिपार्टमेंट 1 में मटेरियल कितने परसेंट है, 80%, तो मटेरियल की परसेंटेज 80% है, तो ये 8,000 हो जाएगा, और कन्वर्जन की परसेंटेज 65% है, तो 10,000 का 65% लेंगे तो वो 6,500 बनेगा। अब नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में है नहीं, गेन भी नहीं है, तो ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो आप जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 23,000 ये हो गया, और ये हो गया 21,500। और जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो फिर अगला काम होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब उसके लिए मटेरियल की कॉस्ट निकलेगी और कन्वर्जन की। तो मटेरियल की कॉस्ट हमारी इस सवाल के अंदर ओपनिंग में है कुछ नहीं, तो सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट ही है 46,000। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो माइनस होना था, डिस्पोजल कॉस्ट होती तो ऐड होना था, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, तो ये 2 आ जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर ओवरहेड्स आते हैं। लेबर और ओवरहेड्स का जो डाटा दिया हुआ है दैट इज 64,500 और 86,000, 64,500 प्लस 86,000, और ओपनिंग का डाटा है नहीं, अगर ओपनिंग की कॉस्ट होती तो वो भी आनी थी, और इक्विवेलेंट यूनिट्स है 21 हो जाएगा जी इसका आंसर। ये आप कैलकुलेट करके देखें। ओके,
तो टोटल कॉस्ट जो है एवरेज पर यूनिट जो है वो आपकी कितनी आ गई, $7, 7 और 2 $9। आउटपुट कितनी है आपके पास, 15,000। 15,000 को 9 से ज़रब दे दें तो 1,35,000 हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर निकाल लें इसमें से वैल्यू होगी तो वो 61,500 बचता है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग भी यहाँ कर देता हूँ साइड पे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल और कन्वर्जन दो चीजें हैं। मटेरियल के 8,000 यूनिट थे एट द रेट 2 तो ये 16,000 हो जाएगा। कन्वर्जन के 6,500 थे एट द रेट 7 तो ये हो गया 45,500। और जब आप इसमें 16,000 ऐड करेंगे तो वो 61,500 आता है। ये यही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू की मैंने आपको वर्किंग भी कर दी। तो अगर उसने 2 कॉलम दिए हुए हैं तो मटेरियल के सामने ये लिखना है, कन्वर्जन के सामने ये लिखना है। लेकिन अगर उसने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए आपको बॉक्स ही एक दिया है तो फिर आपने उसकी वैल्यू की वर्किंग करके यहाँ पे लिखनी है। तो मुझे ये बता दें कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया। आज हमने टी अकाउंट नहीं बनाया, टी अकाउंट तो आपने बेशुमार बनाए हुए हैं। तो आज मैंने डायरेक्टली उसी डाटा से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई, क्योंकि जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है मुझे वो बनाना है। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट टी अकाउंट होती तो मैं टी अकाउंट का फॉर्मेट दे देता, तो मैं वहां वैल्यूज लिख देता। ठीक है जी। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है डिपार्टमेंट 1 के हवाले से तो वो अभी आप देख लें। जी, बाकी बच्चों को तो ऑलमोस्ट आवाज़ आ रही है, सारा साथ साथ मुझे बता रहे हैं कि समझ आ रही है। 1-2 स्टूडेंट कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, वो अपना ज़रा इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें तो इंशाल्लाह आपको भी आवाज़ आ जाएगी। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ। जी, अगर आप बैलेंसिंग फिगर करके आंसर लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर को क्या पता कि बैलेंसिंग फिगर निकालिए, आप ये बीटा का वर्ड तो लिख ही नहीं ना सकते। आपको पता है कि जो सीबी पेपर आते हैं उसमें आप टाइपिंग सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स कर सकते हैं, आपने ये नरेशंस तो लिखनी नहीं है। तो अगर उसने आपको ये कॉलम इसका एक ही दिया है, एक ही रो है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, तो आपने फिर इस एक बॉक्स में ये टोटल आंसर ही लिखना है। तो जैसे मर्जी लिख दें, ये आपको पता है कि आपने कैसे निकाला है। और अगर उसने 2 कॉलम दे दिए हैं, 2 बॉक्सेस दे दिए हैं, तो फिर आपने दोनों को अलग-अलग लिखना है। मटेरियल अलग लिखेंगे, कन्वर्जन अलग लिखेंगे, फिर उधर उसने जगह दी होगी। तो इस लिहाज से ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, वो बड़ा आसान है कि आपको फॉर्मेट उसने सवाल में ही दिया होता है। बस एक इशू ये आता है कि पेपर में बैठे आपको अगर वो फॉर्मेट समझ आ गया कि इसने क्या दिया हुआ है तो बस फिर मसला कोई नहीं है। लेकिन स्टूडेंट पेपर प्रेशर की वजह से उस फॉर्मेट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल का सामना करता है। लेकिन मैं आपको वो एट द एंड हम जब मॉक करेंगे, अभी आप लोगों के जब एग्जाम एंट्री हो जाएगी, पेपर की फीस जमा कराएंगे, उसके बाद मॉक ओपन हो जाता है, तो वो मॉक का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे।
तो आपको वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा कि देखो ये सारा कुछ वही है जो हमने ऑलरेडी किया है, बस अब आपको वहाँ से चीज़ें ढूंढनी है। तो उसका सबसे बेस्ट वे ये होता है, जो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ, कि उसने जो कहा है ना, आप पेपर पे बना लें वो। mesela उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कही है, अभी आप उसके फॉर्मेट में ना जाएं, आप क्वेश्चन पढ़ें और पेपर पे उसका सोल्यूशन कर लें। जब आपने सॉल्व करके उसे सामने रख लिया है ना, अब आप उसका फॉर्मेट खोलेंगे तो आपको चीजें मिलने लग जाएंगी। स्टूडेंट गलती ये करते हैं, 99% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन देखते हैं और उसके फॉर्मेट से सोल्यूशन करने लग जाते हैं, तो उससे नहीं होता। अब जो लोग सीबी का पेपर दे के आए हुए हैं, लाइक एफएफए में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वहां पे अक्सर वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का दे देता है, इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे देता है। तो जो लोग पेपर पे बनाए बगैर करते हैं ना, उनको मसला होता है। इसलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर पे सॉल्व कर लें, टाइम बहुत होता है। अगर आप उसको पेपर पे सॉल्व कर लें तो फिर आप ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जी, पेपर का प्रेशर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम जितने सुकून से पढ़ रहे हैं ना, ये इसीलिए इतने सुकून से पढ़ रहे हैं कि बच्चे को पेपर का प्रेशर ना है। पेपर का प्रेशर कब आता है? जब आपको टॉपिक ना आता हो, जब आपकी तैयारी ना हो। क्योंकि नॉर्मल लोग पेपर का प्रेशर तभी लेते हैं जब उनकी तैयारी नहीं है। कभी आज तक आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है कि जो नॉर्मल और आता भी और फिर भी कही जाए कि मुझे पेपर का बड़ा प्रेशर है? तो पेपर का प्रेशर आपने खुद मेंटेन करना है, आपने प्रेशर का बनने नहीं देना। जो डिपार्टमेंट 2 है ना, उसकी वर्किंग कोमल मैं आपको खुद से नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें ना मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐड करवाना है जो आज पहले दिन इसके अंदर है, तो वो मैंने बताना जरूरी है, इसलिए मैं ही करवाऊंगा डिपार्टमेंट 2 भी। आपको पता है कि आपका ये जो सीबी पेपर होता है, अगर आप कैंपस में पेपर देंगे तो आपको वर्किंग पेपर जो है वो कैंपस प्रोवाइड करता है, और अगर आप रिमोट एक्सेस से पेपर दे रहे हैं तो वो आपने अपनी शीट्स खुद ही अरेंज करनी है, तो मामा से कह के ले लीजिएगा, ठीक है? तो आपके एक्स्ट्रा शीट्स मिल जाएंगी। कैंपस में हुए तो कैंपस आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा सलमान, आपने पूछा है कि होमोजीनियस प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट में क्या होती है। ये वैसे सवाल की मुझे समझ नहीं आई, मैं खुद से ही गैस करता हूँ कि आपने क्या पूछना चाहा है। जो होमोजीनियस प्रोडक्शन है, इसका मतलब है कि एक जैसे यूनिट तैयार हो। जैसे चीनी है तो एक जैसी होती है, सोप्स एक जैसे होते हैं, लिक्विड सोप एक जैसे होते हैं, कभी शक्ल डिफरेंट नहीं होती, शेप्स डिफरेंट नहीं होती, तो ये होमोजीनियस प्रोडक्शन है। प्रोसेस में तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग ही है। होमोजीनियस प्रोडक्शन में प्रोसेस इन्वायरमेंट ही लगती है, जॉब बैच रेयरली है, क्योंकि जॉब वहां पे आता है जहां पे ना स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर आ जाए। तो अगर तो आप स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर को काउंट फॉर कर रहे हैं तो प्रोसेस में भी जॉब की नेचर आ सकती है। जैसे होटल्स हैं, वो सोप बनवा लेते हैं, अपनी कस्टमाइज करा लेते हैं, तो वो जॉब भी है, लेकिन सोप इटसेल्फ प्रोसेस में बनती है। जी, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट की टेंशन ना लें, मैं इसका भी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जी, क्वांटिटी स्केड्यूल बना के मुझे बता दीजिएगा। असद बिलाल, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और 3 क्वेश्चंस होते हैं 10-10 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। और ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 60% नंबर मुफ्त वाले ही हैं, वर्किंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वो डाटा देख के लिखना ही होता है।
हो गया जी, चलें बनाते हैं। टैली है, जिन लोगों ने मुझे कहा है कि बन गया है उनका क्वांटिटी स्केड्यूल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल। जी, तो क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना होता है, जो कि इस सवाल में नहीं बताया हुआ। फिर इनपुट लिखना है। अच्छा, इनपुट क्या होगा? जो पिछले प्रोसेस से आपने रिसीव किया, तो पिछले प्रोसेस की आउटपुट थी, वो ये इनपुट होगा। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 15,000। अब उसके बाद नॉर्मल लॉस लिखना होता है, जो कि नहीं है। अब नॉर्मल लॉस या गेन लिखना होता है, वो भी नहीं है। आउटपुट लिखनी होती है। आउटपुट के बारे में क्वेश्चन में बताया हुआ था। यस, यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 7,000 बताए हुए थे। अच्छा, इस सवाल में ना एक चीज उसने और लिखी है। अब ये जरा देखिएगा, जो पहले किसी सवाल में नहीं आई। ये वाली लाइन देखें, यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट येट ट्रांसफर्ड 1,000। अब इस लाइन की ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड करें। यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट येट ट्रांसफर्ड, यानी ये 100% बन चुके हैं, लेकिन मैंने अभी इनको ट्रांसफर नहीं किया। कहाँ ट्रांसफर नहीं किया? आगे। आगे कहाँ? फिनिश गुड्स में। यानी मैंने बना के अपने पास डिपार्टमेंट में ही रखे हुए हैं ये कंप्लीट, लेकिन अभी आगे ट्रांसफर नहीं हुए। ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है। इसकी नरेशन आप लिखेंगे जो उसने लिखी है, completed but not transferred 1,000 और closing work in process 7,000 और टोटल हो गया। तो टोटल 15,000 ही है, जो कि आपके क्वांटिटी स्केड्यूल के अपर पोर्शन से टैली है। जी बता दें, क्वांटिटी स्केड्यूल आप लोगों ने जो बनाया था, क्या वो ऐसा ही था? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? एक स्टूडेंट ने कहा है स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी स्क्रीन नजर आ रही है? जी ठीक।
ओके, क्वांटिटी स्केड्यूल समझ आ गया जी, कोई इशू तो नहीं है। बस एक नई टर्मिनोलॉजी आज इस सवाल में मिली, यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट येट ट्रांसफर्ड। अब सेकंड क्या बनाना होता है, कॉस्ट इंकर्ड। कॉस्ट इंकर्ड में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। यस, वालेकुम अस्सलाम जी, बात कर रहा हूँ जी। जी गुल, जी जी। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, देन कॉस्ट इंकर्ड। तो कॉस्ट इंकर्ड में जो आपको प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स आए हैं, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अब ये कौन सी कॉस्ट है, ये देखिएगा स्क्रीन पे, ये 15,000 वो यूनिट है जो पिछले डिपार्टमेंट की आउटपुट थी, तो आपकी इनपुट बनी। अब इन 15,000 की कॉस्ट कितनी थी, तो ये यहाँ पे देखें, इन 15,000 यूनिट की कॉस्ट हमने क्या ली हुई है, 1,35,000। तो ये आपको कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो है वो 1,35,000 लिखना है। और फिर आपने खुद से भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंकर की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर की, और अप्लाइड ओवरहेड्स इंकर किए। अब ये क्वेश्चन के डाटा से देख लेते हैं कि आपने खुद से डिपार्टमेंट 2 में कितना मटेरियल ऐड किया। अब ये देखिएगा, मटेरियल की वैल्यू नील है, डिपार्टमेंट 2 में डायरेक्ट मटेरियल कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो लेबर ऐड हुई है 1,32,500 की और 66,250 की। इनको हम यहाँ पे अब लिखते हैं 1,35,500। दूसरी चीज याद रहेगी, ये वो मैं भूल गया हूँ जी, 132,500। ओके जी, बता दें आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि डायरेक्ट मटेरियल हमने कोई इंकर नहीं किया, बाकी लेबर ओवरहेड से वो लिख लिए, और जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट आए थे उनके साथ कॉस्ट भी आई है, तो इसका टोटल कर लो। $135,000 प्लस 132,500 प्लस 66,250, 3,33,750। जी, तो कॉस्ट इंकर्ड पार्ट 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई इशू है तो मेरे से पूछ लें जी।
चले पार्ट 3 बनाते हैं फिर। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। नॉर्मल लॉस की वैल्यू आनी होती है जो कि नहीं है। अब नॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यू आनी है तो वो भी नहीं है। आउटपुट की वैल्यू आएगी और अब एक लाइन आइटम वो भी आएगी कि यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड। यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट गेट ट्रांसफर्ड, उसकी कॉस्ट भी आएगी। और फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल और कन्वर्जन 2 कॉलम बनाएंगे और फिर जाके हम इसका टोटल करें। अब यहाँ तक हमने कोई वर्किंग नहीं की, क्वेश्चन से देख के डाटा लिखते गए हैं। अब वर्किंग क्या करनी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं और इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए वही फॉर्मेट, कितनी परसेंटेजेस हैं, तो 2 परसेंटेजेस हैं मटेरियल की और कन्वर्जन की। कौन सा मेथड है, एवको मेथड है। तो सबसे पहले आउटपुट आनी है। डिपार्टमेंट 2 की आउटपुट थी 7000 और वो 100% रिसोर्सेज कंज्यूम कर चुकी है। अच्छा, जो चीज थी यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, क्योंकि उनको भी कॉस्ट चार्ज होनी है, तो मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था कि हर उस चीज को जिसको कॉस्ट चार्ज करनी है हमने उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में लेके आना है। तो इसका मतलब है उसको अभी ऊपर मैंने लिखा कि इसको कॉस्ट मिलेगी कि क्योंकि ये कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, तो वो कितने हैं, वो 1000 है और उन पे परसेंटेज कितनी लगेगी, 100%, क्योंकि वो कंप्लीटेड है। तो 1000 का 100% मटेरियल में आ गया और 1000 का 100% कन्वर्जन में आ गया। तो ये एक तरह से आउटपुट ही है, लेकिन ये आउटपुट अभी फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं हुई, अभी हमारे पास ये अपने डिपार्टमेंट में ही पड़ी हुई है, लेकिन है ये फुली कंप्लीट। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस या गेन आना होता है, वो है नहीं। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इस डिपार्टमेंट में 7000 का है। अच्छा, इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसने दी हुई है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या कहता है, कितने परसेंट कंप्लीट है। ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। 75% कन्वर्जन, मटेरियल की नहीं बताई कि मटेरियल कितने परसेंट है। तो इसका मतलब है मटेरियल 100% होगा, ये हमें पहले ही पता है कि अगर मटेरियल की परसेंटेज ना बताए तो अंडरस्टूड होता है कि मटेरियल शुरू में ही लगा था सारा। तो ये 7000 आ गया और 75%, 7000 का 75% जब आप लेंगे तो वो आ गया 5250। और इनका आप टोटल कर लें तो ये 13250 इक्विवेलेंट यूनिट्स ये बन गए और ये 15000 हो गए। जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो मटेरियल की कॉस्ट देखते हैं। मटेरियल की एक कॉस्ट तो वही है 1,35,000 जो आपको पिछले प्रोसेस से आई है ना, ये वाली। और कुछ नया मटेरियल तो आपने ऐड ही नहीं किया, तो वो 0 हो गया। माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ये आई थिंक 9 बनेगा, 135,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये 9 आ गया जी मटेरियल की कॉस्ट। कन्वर्जन की कॉस्ट 132,500 प्लस 66,250, 132,500 plus 66,250 divided by 13,250.
आंसर इज 15। तो +9 करेंगे तो एवरेज कॉस्ट जो है वो 24 आ जाएगी। है कि ये जो आउटपुट है, आउटपुट 7000 एट द रेट 24, 1,68,000 बन गया। और ये 1000 यूनिट्स हैं जो कंप्लीटेड हैं बट नॉट ट्रांसफर्ड, तो ये 1000 इंटू 24, तो 24,000 कॉस्ट बन गई। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के यूनिट्स 100% यानी 7000 और ये 5250 बने। इनके लिए रेट 9, तो ये 63,000 हुआ। और इसके लिए रेट 15 निकला था, तो 5250 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये बना 78,750। और अब आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका टोटल 3,37,750। और आपके इस सेकंड पार्ट का टोटल भी यही है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है जी। डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपके सामने बन चुकी है। ये जितनी वर्किंग हुई है इक्विवेलेंट यूनिट्स की, देन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की, और फिर ये रेड कलर में मैंने जो कर दी है वर्किंग, यही सारी वर्किंग आपने की है। जो ब्लैक में थी वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में गिवन था, यानी ये वाला काम हमने किया है, ये कॉस्ट वाला काम हमने किया है, और ये कैलकुलेशन हमने की है रेड कलर वाली। बाकी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन से जी। कॉस्ट इंकर्ड कुछ डिफरेंट है, देख लें, जो टोटल है वही मैंने किया है। 333, अच्छा 333 ही है, वो यहाँ पे मुझे लिखने में गलत हुआ है। टोटल आप चेक करें ना तो ये 333,750 ही है, वो मेरे से लिखने में हो गया था। तो ये टैली जी। सवाल पूछ लें जी। अच्छा, एक सवाल है, डिपार्टमेंट 2 में अगर मटेरियल परचेज बी होता तो हम फाइफो मेथड यूज करते, कौन सी फिगर लेते? पहली बात यह है कि मटेरियल परचेज करने से फाइफो का ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिनेरियो बनता ही तब है जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज समथिंग एल्स, न्यू मटेरियल परचेज इज समथिंग एल्स। तो न्यू मटेरियल अगर होता तो मसलन इस डिपार्टमेंट ने कोई मटेरियल अगर ऐड किया होता तो वो यहाँ पे 0 की बजाय उसकी फिगर आ जानी थी, तो कोई इशू नहीं है। आपने बस जहां जहां ये कॉस्ट आनी थी वहां लिख देना था। और इसी तरह यहाँ पे उसने कोई मटेरियल ऐड किया होता तो इनपुट के अंदर आ जाना था। तो फाइफो का तो कोई इससे लिंक नहीं है। फाइफो का लिंक वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग से होता है और उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे समझाया था। जी सलमान, बिल्कुल सही है। जो मैंने रेड में लिखा है वो वर्किंग हमने की है, यानी वो मिसिंग चीजें थी जो हमने वर्किंग करके निकाल ली।
जो पीडीएफ नोट्स में शेयर करता हूँ वो गूगल क्लासरूम में है, तो गूगल क्लासरूम में ऑलमोस्ट 127 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडेड हैं। अगर आप नहीं हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, आपको ऐड कर देंगे। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सब क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली आपको आज करवाया इसलिए है कि इसमें एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि डिपार्टमेंट 1 जो है वो डिपार्टमेंट 2 में इनपुट बनता है, आपको एक वो चीज समझ आ जाए कि उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। दूसरी चीज इसमें एक नई चीज थी कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट यूनिट कंप्लीट करके अपने पास ही रहने देता है, तो उसको आउटपुट की तरह ही ट्रीट करते हैं। बस उसकी जो नरेशन होती है वो नरेशन ये बन जाती है कि यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट येट ट्रांसफर्ड। जी बिल्कुल ऐसे ही है एजाज। हम एवको में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को इक्विवेलेंट यूनिट्स में नहीं लेके आते। उसकी क्या रीजन है कि हम आउटपुट ले रहे होते हैं ना। जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जाते हैं तो हम स्टार्टेड एंड फिनिश का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो फिर उस सूरत में हम आउटपुट में से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर दें तो वो स्टार्टेड एंड फिनिश होता है। तो इसलिए फाइफो में हम ओपनिंग को अलहदा से लिखते हैं और एवको में उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। मैंने आपके क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया था, अगर आप नहीं सुन सके तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल परचेज करने के हवाले से फाइफो का कोई ताल्लुक नहीं है। फाइफो का कॉन्सेप्ट हमेशा तब अराइज होता है जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो। मटेरियल ऐड करने से उसका कोई लिंक नहीं है। तो अगर मटेरियल ऐड हुआ होता तो आपने यहाँ पे ये जो में हमने लिखा है, यहाँ पे वैल्यू 0 लिखी है, ये मैंने रेड कलर से सर्कल किया था। आपने यहाँ पे वो मटेरियल की वैल्यू लिख देनी थी अगर डिपार्टमेंट 2 में कोई मटेरियल ऐड होता। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इसका कोई लॉजिक नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमेशा तब आता है जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ हो। फैजान की बात मुझे समझ नहीं आई। कॉस्ट इंकर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर टू अवॉइड एनी एरर इन कॉस्ट। फैजान मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप दोबारा ज़रा पढ़ें, आपने क्या पूछा है। अगर कोई मिस्टेक है टाइपिंग की तो वो ठीक करके भेजें। बेटा ब्रेक का मुझे खुद ही याद होता है, आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके ही आपको छोड़ूंगा ना, बस थोड़ा सा वेट करें ताकि ब्रेक के बाद कुछ नया पढ़ें। जी फैजान आपका सवाल क्या है वो पूछ लें। कॉस्ट इंकर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर टू अवॉइड एनी एरर इन कॉस्ट। तो आप मुझे क्वेश्चन से पहले एरर ठीक कर दें, फिर मैं इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। जी फैजान दोनों का आंसर अगर सेम आए तो हमारा सारा कैलकुलेशन सही है। जैसे अभी हमने कहा कि ये इसके साथ टैली है, वो टी अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड है। चलें जी दोबारा स्टार्ट करते हैं, ब्रेक काफ़ी हो गई। समीर हसन, अगर तो ये क्वेश्चन उनमें से हैं जो मैंने स्किप करवाए थे तो फिर वो तो अभी पढ़ना था, वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं जी ये जो आपसे नहीं हुए देख लेते हैं कि ये क्या है।
चलो जी, उम्मीद है आप ब्रेक में फ्रेश हो गए होंगे। तो अब हम आज कुछ नया पढ़ते हैं, क्योंकि पहले तो हम वही कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। सपोज करें कि ये एक प्रोसेस वन, इस प्रोसेस में हमने इनपुट किया और इस प्रोसेस से आउटपुट निकली। लेकिन जब आउटपुट निकली ना, तो वो आउटपुट एक से ज्यादा तरह की चीजें थी। अब यहां तक हम ये पढ़ते आए हैं कि एक प्रोसेस में आउटपुट एक होगी। अब क्योंकि आप काफी अच्छे तरीके से प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि प्रैक्टिकली जब हम एक प्रोसेस में कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग के नतीजे में रिजल्ट ज्यादा निकल सकते हैं। यानी एक आउटपुट नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट्स निकल आई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर उसकी गिने, तो एक ही चीज से, एक प्रोसेस से ऑलमोस्ट 7 to 9 प्रोडक्ट्स बनती हैं। पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन, इस तरह मुख्तलिफ तरह की चीजें जो हैं वो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में, उस प्रोसेस में एक से ज्यादा तरह की चीजें निकल आती हैं। तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि एक प्रोसेस में जब हमें आउटपुट आए तो वो मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आ जाए। अब इस प्रोसेस पे जो कॉस्ट लगी होगी, उस कॉस्ट को नाम है कॉमन कॉस्ट। Common cost, very logical word, because this is incurred commonly on all products A, B, C, D. अच्छा, जिस पॉइंट पे हमें ये पता चला कि ये एक नहीं है, ये एक से ज्यादा हैं, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इनपुट किया, जब उससे आउटपुट निकली तो वो मोर देन 1 आउटपुट आ गई। अब इस प्रोसेस पे जो कॉस्ट लगी होगी उसे कॉमन कॉस्ट कहेंगे, और जिस पॉइंट पे हमें ये पता चला कि ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है, उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अब पहले तो ये था कि आउटपुट की कॉस्ट हम ये एवरेज कॉस्ट जो आती थी आउटपुट को, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि एक ही प्रोसेस था, एक ही इनपुट थी, एक ही आउटपुट थी, तो मसला ही कोई नहीं था, ये सारी की सारी कॉस्ट उसी एक ही चीज पे लगी हुई थी। अब क्योंकि प्रोसेस में पैसे तो लगे हैं, कॉमन लगे हैं, अब उसमें से ए को क्या शेयर देंगे, बी को क्या शेयर देंगे, सी को क्या शेयर देंगे, डी को क्या शेयर देंगे, अब मैं आपको वो सिखाने लगा हूं। तो इस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग ही है, इसके अंदर सब टॉपिक है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, बल्कि इसको हमें लिखना चाहिए अकाउंटिंग फॉर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। अब इनकी अकाउंटिंग तो तब समझेंगे, पहले हमें कॉन्सेप्ट बताओ, व्हाट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट which has significant sales value. I repeat,
joint product is a product which has significant sales value. इसका मतलब ये बना कि जॉइंट प्रोडक्ट उसको कहेंगे जिसकी सेल्स वैल्यू सिग्निफिकेंट हुई. तो इसका मतलब है अब मुझे इस काबिल होना चाहिए कि मैं इसका वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जिसे आप इग्नोर ना कर सकें, यानी दूसरे लफ्जों में जो चीज इंपॉर्टेंट हो, जिसको आप छोड़ ना सकें, वो सिग्निफिकेंट होगा. तो सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू से मुराद है कि इतनी सेल्स वैल्यू हो कि जो उस सिचुएशन में मुनासिब हो. यानी सिग्निफिकेंस लेवल का ना कोई फिक्स डॉलर नहीं है कि 1000 होगा तो सिग्निफिकेंट है, 10,000 होगा तो सिग्निफिकेंट है. ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है. आपने उस डाटा की सिचुएशन में से देखना है कि इस डाटा में से जो जो चीजें सिग्निफिकेंट होंगी वो जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगी, और बाय प्रोडक्ट्स वो होंगी which have या has, अगर सिंगल है तो has. बाय प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट which has इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू, यानी जिसकी सेल्स वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो तो वो बाय प्रोडक्ट होगी. इसका मतलब है, मैं आपके सामने एक सिनेरियो बनाता हूं. फर्नीचर बनता है ना, सबसे आसान एग्जांपल जो स्टूडेंट के लिए है, फर्नीचर बनता है. तो उस फर्नीचर में लकड़ी इस्तेमाल होती है. आपने उससे बनाया सोफा. जब आपने सोफा बनाया तो आपने देखा कि कुछ वुड वैक्स भी जनरेट हुआ है. वुड वैक्स समझते हैं ना, जो वो लकड़ी का बूरा होता है. अब सोफा कितने का बिकेगा और वो वुड वैक्स कितने की सेल होगी? तो सेल्स वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है. मसलन सोफा 50,000 का सेल होगा और वो वुड वैक्स कितने की सेल होगी? 50 रुपए की. तो अब सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. यानी प्रोसेस के नतीजे में जो चीजें सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू रखती हैं उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाएगा, और जिनकी इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है उसको क्या कहेंगे? बाय प्रोडक्ट. अब मैंने आपको पेट्रोल की एग्जांपल दी, क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल में एक चीज बनती है टार लास्ट पे, जिसको वो लुक कहते हैं, सड़कें बनती हैं जिससे. और हाई ऑक्टेन भी उसी प्रोसेस से बनता है, पेट्रोल डीजल भी उसी प्रोसेस से बनता है, केरोसिन ऑयल और मुख्तलिफ तरह के ऑयल जो हैं उसी प्रोसेस से बनते हैं. अब इन सारी चीजों की सेल्स वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो इन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाएगा, और जो इनसिग्निफिकेंट है, जो बहुत सस्ती चीज है, वो बाय प्रोडक्ट होगी. ठीक है. तो जो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो सिग्निफिकेंस का कोई लेवल नहीं है कि 1000 होगा 500 होगा. उस सिचुएशन में सोचना है कि इस सिचुएशन में रहते हुए सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है. जी बता दें, जॉइंट प्रोडक्ट किसको कहेंगे? विच हैज अ सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू. और बाय प्रोडक्ट किसको कहेंगे? जिसकी इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है. तो कॉन्सेप्ट समझ आ गए जी. शाबाश. अच्छा, तो टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग फॉर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स. तो इसका मतलब है जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जॉइंट कौन होगा, बाय कौन होगा, अब अकाउंटिंग भी बता देता हूं कि अकाउंटिंग कैसे करनी. अच्छा, कॉमन कॉस्ट है, तो कॉमन कॉस्ट में से कितना शेयर ए को जाएगा, कितना बी को जाएगा, कितना सी को जाएगा, कितना डी को जाएगा. तो इसका मतलब ये बना कि कॉमन कॉस्ट को डिवाइड करना है. और जब आप एक महीना छोटे थे, ओवरहेड का चैप्टर पढ़ाया था, तो कहा था ना कि कॉमन कॉस्ट को जब डिवाइड करते हैं तो अपोर्शनमेंट होता है. सलमान, आपने बिल्कुल सही बताया कि अपोर्शनमेंट करनी है इसकी कॉमन कॉस्ट की. अब जब अपोर्शनमेंट करनी है तो किसी बेस पे होगी ना. अपोर्शनमेंट वैसे तुक्के से थोड़ी होनी है कि ए को कितना शेयर दे दें, बी को कितना शेयर दे दें, सी को कितना शेयर दे दें, डी को कितना शेयर दे दें. तो अपोर्शनमेंट हमेशा किसी बेस पे होगी. अब वो बेसिस आपको बताने लगा हूं.
basis of apportionment of common cost among joint products. There are three bases. Number one, physical units. Number two, sales revenue या sales value. And number three, net realizable value, NRV, net realizable value. NRV is equal to sale price after further processing minus further processing cost. अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाया है। अभी हम समझते हैं कि एनआरवी एक चीज होती है, जब वक्त आएगा अंडरस्टैंड कर लेंगे, वक्त अभी 10 मिनट बाद आ जाता है जी। देयर आर थ्री मेथड्स टू अपोर्शन कॉमन कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। वन इज द फिजिकल यूनिट्स, आउटपुट भी कह सकते हैं फिजिकल यूनिट्स और फिजिकल आउटपुट। अदर वन इज द सेल्स वैल्यू और रेवेन्यू, एंड थर्ड वन इज एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर जी? जी बेटा, वुड वैक्स जो है वो इनसिग्निफिकेंट है ना। लकड़ी का बूरा कितने का सेल हो जाता है, तो सोफा कहाँ, और लकड़ी के बूरे से आने वाले पैसे कितने हैं, 5-10 रुपए 50 रुपए, तो वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। ओके जी। सो देयर आर थ्री मेथड्स टू अपोर्शन कॉमन कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। एक सवाल जो पूछना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया, मैंने 2-3 दफा इसको पढ़ा है कि बाय प्रोडक्ट्स के साथ क्या करेंगे। ये तो जॉइंट का आपने लिख दिया कि जॉइंट को इस तरीके से कॉस्ट देनी है, बाय प्रोडक्ट्स क्या करेंगे। तो बाय प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट्स। As byproducts have insignificant sales value, this sales value is treated like scrap value, and therefore this value is subtracted, this value is subtracted from common cost, this value is subtracted from this value is subtracted from common cost before apportioning of common cost among joint products। यानी पता ये चला कि बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट में से कोई शेयर नहीं देना, बाय प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी उसे स्क्रैप वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, यानी कॉस्ट इंकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू। और
अगर कभी क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट पे डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो वो उसी तरह फिर डिस्पोजल कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो इट मींस बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड लाइक नॉर्मल लॉसेस और उनसे आने वाले पैसे को स्क्रैप वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कॉस्ट इंकर्ड में से माइनस कर देंगे और जो बाकी बचेगा उसे अपोर्शन करेंगे सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स में। तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स पे जब अपोर्शन करना है तो या यूनिट्स की बेस पे करना है या वैल्यू की बेस पे या एनआरवी की बेस पे। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक स्टूडेंट ने कहा कि एक्सपेंस चार्ज करेंगे। यार पैसे आएंगे, एक्सपेंस कहाँ से चार्ज हो जाएगा? पैसे आए तो एक्सपेंस नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार मेरे से जरा हट के ना सोचा करो, जो मैं कह रहा हूँ ना उसको सुन लिया करो बस। यार क्या मैंने पहली दफा सही नहीं बताया था? एक दफा और बता दूं, बाय प्रोडक्ट से मुराद ये है कि हर वो चीज जिसकी इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू होगी वो बाय प्रोडक्ट होगा, और बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट चार्ज नहीं करते बल्कि उनसे आने वाली जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसको कॉमन कॉस्ट में से लेस करेंगे। ये मैंने डिटेल्ड नोट लिख दिया है, ये आपके लिए लिखा है, मुझे तो पहले ही आता है। Byproducts have insignificant sales value. This sales value is treated like scrap value and therefore this value is subtracted from common cost before apportioning of common cost among joint products. जी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं इसका क्वेश्चन आपको अभी करवाता हूं। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया था वो बोलना चाहते हैं? ओके जी, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ही बनाने लगा हूं। अ कॉमन प्रोसेस हैज कॉस्ट $1 million, results are as follows: product, units, per unit sale price, product A, B, C and D, 10,000 units, 20,000 units, 15,000 units and 10,000 units. Per unit sale price is 10, 15, 20, 2. Required. Calculate cost for each product using physical output method, B part using sales value method. तो 3 मेथड आपको मैंने बताए थे, फिजिकल आउटपुट, सेल्स वैल्यू और एनआरवी। तो 2 मैं आपसे अभी करवाने लगा।
एक कॉमन प्रोसेस है, उस कॉमन प्रोसेस पे 1 मिलियन की कॉस्ट इंकर हुई और उसकी जो सेल प्राइस है वो 100, 150, 200 और 20 है। ठीक है जी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हर प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट जानी है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि इन ABCD में से वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है जिसकी सेल्स वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो। तो इसका मतलब है पहले तो मैं सेल्स वैल्यू बनाऊं ना, सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट्स को पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो सेल्स वैल्यू आती है। तो ये कितना आ गया? 1 मिलियन। और जब मैं 150 को 20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 3 मिलियन। इसी तरह 15,000 को 200 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी अगेन 3 मिलियन होगा। और जब 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 200,000 होगा। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या इस सिनेरियो में कोई जॉइंट प्रोडक्ट कोई बाय प्रोडक्ट है या कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है। अगर है तो कौन सी बाय प्रोडक्ट बनी? ओके जी, तो सबने कहा कि डी डी बाय प्रोडक्ट है। डेफिनेशन क्या थी कि उसकी सेल्स वैल्यू ना इनसिग्निफिकेंट होगी। यानी अगर आप बाकियों को देखें तो ये मिलियंस में है और ये 0.2 मिलियन है, यानी ऑलमोस्ट वी कैन से दैट इज प्रोडक्ट। अच्छा, आप लेवल पे ना मोस्टली वो ये डिसीजन नहीं करवाता आपसे, लेकिन मैंने आपको ये सोच दे दी है कि आपने बाय प्रोडक्ट का डिसीजन कैसे करना है। आपके लेवल पे मोस्टली वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता देता है कि ये वाली प्रोडक्ट बाय है। तो जब वो खुद बता दे, जिंदगी आसान है, आपको सोचना ही नहीं है। आपको ये पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी ना सेल्स वैल्यू है। अच्छा देखें, जब हमने डिसाइड किया तो हमने यूनिट्स नहीं देखे। यूनिट्स हालांकि इसके भी 10,000 ही थे, हमने यूनिट्स को कंसीडर नहीं किया। हमने उससे जनरेट होने वाली वैल्यू को कंसीडर किया कि अगर मैं इसे बेचूंगा तो वो कितने का सेल होगा। इसीलिए डेफिनेशन में सेल्स वैल्यू की बात की थी कि बाय प्रोडक्ट वो होगी जिसकी इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है और जॉइंट प्रोडक्ट वो होगी जिसकी सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है। यानी यूनिट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हम किसे कंसीडर कर रहे हैं? उससे जनरेट होने वाली सेल्स वैल्यू। तो चले, यहां ये तो डिसाइड हो गया कि जो डी है ना, डी बाय प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो कॉस्ट है वो सिर्फ ए, बी और सी को चार्ज करनी है। ए, बी और सी को कॉस्ट देनी है, डी को कॉस्ट नहीं देनी, उसको स्क्रैप वैल्यू लिखनी है उसकी। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यूनिट्स को स्क्रीन पे देखिए, आपके इन तीनों के यूनिट्स कितने, इनका टोटल कर लें। 45,000 यूनिट्स हैं आप इन तीनों का टोटल। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ए को जब कॉस्ट चार्ज पे तो थी 1 मिलियन, उसमें से स्क्रैप वैल्यू कर दें लेस 200,000 डिवाइडेड बाय 45,000।
1778 प्रोडक्ट बी इंटू 15, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 3,55,555। सी 800,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय बिड इंटू 15,000, 266,667। और इन तीनों का आप टोटल करेंगे तो वो 8 लाख ही होगा। जिस तरह एफओएच में कहते थे कि कॉमन कॉस्ट जब डिवाइड होती है और फिर डिवाइड करने के बाद सबका टोटल कर लें तो वो उसके बराबर ही होता है। तो ये है जी, ये कॉस्ट आ गई जी। बता दें फिजिकल आउटपुट मेथड समझ आ गया सब? जी आवाज ठीक आ रही है? एक स्टूडेंट कह रहा है आवाज ठीक नहीं आ रही। जी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिदा, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बिस्मा, आपको अब आवाज आ रही है? जी डन हो गया। एक दफा सुन लें जी, क्या किया हमने। कॉमन कॉस्ट को, जो कि 1 मिलियन कॉमन कॉस्ट थी ये वाली, इसको डिवाइड करना था जॉइंट प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले ढूंढना था कि बाय प्रोडक्ट कौन सी है जिसकी इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू थी, उसको हमने बाय प्रोडक्ट कहा। तो बाय प्रोडक्ट जो है वो आपकी डी बन गई, और इससे जनरेट होने वाली जो वैल्यू थी उसको कॉमन कॉस्ट में से लेस करना था। तो इस 1 मिलियन में से जब 200,000 लेस किया तो वो बचा 800,000। अब ये 800,000 जो है बाकी तीनों में डिवाइड होना है, लेकिन बेस कौन सी लेनी है? यूनिट्स को बेस बनाना है। तो यूनिट्स 45 थे, इसलिए टोटल यूनिट से डिवाइड किया और जिस प्रोडक्ट की शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई किया। तो ए का शेयर के लिए वो 10,000 से मल्टीप्लाई हुआ, बी के शेयर के लिए 20,000 और फिर सी के शेयर के लिए 15,000, और डी को कोई कॉस्ट चार्ज नहीं हुई। अच्छा, अब अगर हम बी पार्ट करें तो बी पार्ट में हमने सेल्स वैल्यू की बेस पे कैलकुलेशन करनी है। तो सेल्स वैल्यू की बेस पे अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो वो कॉस्ट तो 800,000 ही है, लेकिन अब हमने बेस में सेल्स वैल्यू लेनी है। तो यहां देखें सेल्स वैल्यू कितनी है? 7 मिलियन। तो 7 मिलियन को बेस बनाएंगे और प्रोडक्ट ए की जो वैल्यू है, अब वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी डिवाइड भी वैल्यू से किया और मल्टीप्लाई भी वैल्यू से किया। तो 800,000 को जब हमने 7 मिलियन से डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन किया तो ये आया 1,14,286। इसी तरह बी के लिए 800,000 डिवाइडेड बाय 7 मिलियन into 3 मिलियन। तो ये जब करेंगे 800,000 डिवाइडेड बाय 7 मिलियन into 3 मिलियन, तो ये बनेगा 342,857।
और प्रोडक्ट सी के लिए 800,000 डिवाइडेड बाय 7 मिलियन into again 3 million. So the answer will be 342,857. और जब आप इनका टोटल करेंगे तो वो 800,000 ही होगा। हाँ, राउंडिंग हुई है, डेसिमल में आंसर था, शायद कोई 1-2 या कुछ डॉलर का फर्क पड़ जाए, अदरवाइज ये सेम होगा। तो ये देखें जी, ये दो मेथड हमने कर लिए। कितना आसान काम था। अगर हमें अपोर्शनमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता था और हमने सिर्फ ये रूल सीखा कि जो बाय प्रोडक्ट होगी ना उसको कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे, उसकी स्क्रैप वैल्यू जो आएगी उसको कॉमन कॉस्ट में से लेस करेंगे, और फिर जो बेस है, अगर फिजिकल यूनिट्स बेस है तो फिजिकल यूनिट्स को लेना है कैलकुलेशन में, अदरवाइज अगर रेवेन्यू को बेस बनाया है तो फिर रेवेन्यू को लेना है। तो ये मैंने कैलकुलेशंस दोनों कर दी हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ये ए पार्ट था फिजिकल आउटपुट वाला और ये सेल्स वैल्यू वाला बी पार्ट है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यार ये 800,000 कहाँ से आया? ऐसे मुझे तंग ना किया करें आप लोग ना। ये देखो, ये कॉमन कॉस्ट है 1 मिलियन और इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें 200,000। तो जरा बेटा कैलकुलेटर से करना, आप जुबानी ना करना। 800,000 ये आ गई। मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस एज के और इस क्वालिफिकेशन के बच्चे ऐसे सवाल पूछें। जी ठीक है, अब आवाज आ रही है, ठीक हो गया। सही है। जी, आसान काम ही था। मैं उस दिन चाहता तो उस दिन भी करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि अभी स्टूडेंट्स को सुकून से ये बाद में कर लेंगे। अच्छा, अभी कोई चीज कही थी कि मैं आपको यहाँ पे इसी पिक्चर पे वापस लेके जाता हूँ। ये प्रोसेस 1 था। अब बात गौर से सुनिएगा, ये अभी प्रोसेस 1 था और उस प्रोसेस से निकल आई 4 प्रोडक्ट्स। अब इनमें से ए बी सी और डी, डी को हमने कह दिया ये बाय प्रोडक्ट है, डी को हमने कह दिया बाय प्रोडक्ट है। बी सी ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। क्या इनको हम अभी बेच सकते हैं? सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज ना सेमी फिनिश्ड सेल हो जाती है, तो हो सकता है प्रोसेस 1 के बाद हम इन्हें बेच सकें, और ये भी हो सकता है कि हम इन्हें प्रोसेस 1 के बाद बेच ना सकें, हमें इनको अगले प्रोसेस में लेके जाना पड़े। सपोज करें कि इस प्रोडक्ट को प्रोसेस 2 में लेके जाना पड़ेगा, इसमें अभी मजीद काम होगा, तो प्रोसेस 2 में ले गए और फिर इस प्रोसेस 2 से जो आउटपुट निकली इसको हमने सेल किया। ठीक है, व्हाट इज द केस
कि प्रोसेस में गया कि 4 चीजें निकली, उनमें से एक को बाय प्रोडक्ट कह दिया, ए बी सी 3 चीजें बच गई। अब इनमें से ए को मजीद फर्दर प्रोसेसिंग में लेके जाना है, हो सकता है बी को भी ले जाना पड़े, हो सकता है सी को भी ले जाना पड़े, फिर जाके सेल हो। तो अगर हम इसको अगले प्रोसेस में लेके जाएं और फिर हम प्रोसेसिंग करने के बाद सेल करें, तो ये जो सेल है ये जिस प्राइस पे होगी उसको कहेंगे सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यानी अगर मैं एक प्रोडक्ट को इस प्रोसेस के बाद सेल करूं तो कितने का सेल होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे सेल करता हूं तो वो, और अगर उस अगले प्रोसेस में भी कोई परसेंट ना बिकेगा तो इट मींस दोनों की प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर समटाइम बताया जा सकता है कि अगर मैं फलां प्रोडक्ट को अगले प्रोसेस में लेके जाऊं तो मेरी सेल प्राइस क्या होगी। अच्छा, जब मैं अगले प्रोसेस में लेके गया हूं तो मेरी यहाँ पे कॉस्ट लगी होगी ना, जाहिर है प्रोसेस 1 में और कॉस्ट है, प्रोसेस 2 में और कॉस्ट है। आज हमने एक क्वेश्चन किया है डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2, तो हमने देखा डिपार्टमेंट 1 में भी पैसे लगे, डिपार्टमेंट 2 में भी लगे, तो इसका मतलब है इस प्रोसेस 2 पे भी कॉस्ट इंकर होगी, तो इस कॉस्ट को नाम देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों चीजें अगर समझ आ गई हैं तो एनआरवी मसला ही कोई नहीं है, खत्म हो गया टॉपिक। व्हाट इज एनआरवी? The difference of sale price after further processing minus further processing cost, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला NRV, net realizable value। ये कहाँ गया ये further processing minus further processing cost। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसका क्या मीनिंग है कि अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस में जाएगी तो उस पे जो पैसे लगेंगे उसे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहेंगे, और उसको जब हम सेल करेंगे तो जिस प्राइस पे वो सेल होगा उसे कहेंगे फर्दर प्रोसेसिंग प्राइस, सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। जी क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो कोई मसला नहीं है। अगर प्रोसेस 2 से 3 में जाएगा तो वो अगला स्टेप है, वो अगला डिसीजन हो जाएगा। यानी जब भी सोचना है एनआरवी देखनी है तो सेल प्राइस आप जहां पे खड़े हैं उससे अगले स्टेप की पूछेगा, उससे 10वें स्टेप की नहीं वो पूछेगा आपसे। ठीक है, आपने हमेशा इसी रूल के मुताबिक फैसला करना है, वो दूसरे से तीसरे में जाए, तीसरे से चौथे में जाए, रूल यही होगा। जी बिल्कुल, जैसे ब्राउन शुगर है वो जाती है, तो अगर ब्राउन शुगर बेचते हैं तो फिर उसका क्या रेट होगा, व्हाइट शुगर बेचते हैं तो उसका क्या रेट होगा, तो दोनों के रेट में फर्क है। तो वो सेल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग प्राइस लेनी है, और जब आपने उसे ब्राउन शुगर से व्हाइट शुगर में कन्वर्ट किया तो पैसे भी लगे। इसी तरह कुकिंग ऑयल, ऑयल भी बेच सकते हैं, घी भी बेच सकते हैं, तो ऑयल से घी पे जाएंगे तो क्या कॉस्ट आएगी। तो जितनी मर्जी चीजें आप सोचते जाएं, एक स्टेप पहले भी सेल हो सकती हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी सेल हो सकती हैं। इसी तरह आपको कुकिंग ऑयल जो है वो ओपन भी मिल जाएगा, पैकिंग में मिलेगा। पैकिंग से पहले बेच दूं तो कितने का बिकेगा, पैकिंग करके बेचूं तो कितने का बिकेगा। तो ये इसमें आप जितना मर्जी सोचते जाएं उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैलकुलेशन होगी। एक तो ना मेरे बच्चों का मसला ये है कि ना वो हर मिलती जुलती चीज से धोखा खा जाते हैं। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर एनआरवी एफएफए में भी पढ़ा था, वो इन्वेंट्री की थी ना एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो IAS 2 है, उसमें कॉन्सेप्ट तो है तो ऐसा ही, लेकिन वो फिनिश गुड्स के हवाले से था कि आपके पास बैलेंस शीट डेट पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो कितने की थी, उनकी कॉस्ट क्या है और उनकी एनआरवी क्या होगी, तो उसको अभी लिंक ना करें इसके साथ, वो एक सेपरेट चीज़ थी। अगर उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे तो आपको ना फिर डाटा में चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो मैंने फार्मूला लिखवाया वो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दी है। जी मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा गूगल क्लास में, आप बेफिक्र रहें, स्क्रीनशॉट जितने मर्जी ले लेना तब। जी बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब जो मैंने क्वेश्चन आपको छुड़वाए थे ना उस दिन, वो आप कीजिएगा। 3 एमसीक्यूज थे, 171, 172, 173, आई थिंक वही थे। उनमें 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, ABCD होगा या WXYZ होगा, तो वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन है। और अगर आप बुक देखें, आपने कैप्लान की बुक देखी है ना, साथ साथ इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम करते रहे हैं, तो उसमें जॉइंट और बाय प्रोडक्ट को पढ़िएगा, उसकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने अब आज काम क्या करना है, आपने एक तो टेक्स्ट बुक से चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसे देख लेना है। अगर कुछ रहता हुआ तो कल बता दीजिएगा लेक्चर के शुरू में, तो मैं आपको वो चीज़ करवा दूंगा, ठीक है। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स को आपने पढ़ना है, बुक में से बुक रीडिंग करनी है उसकी, और उसकी इलस्ट्रेशन करनी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करनी है। कैप्लान की किट मोस्टली स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर ली है। जो सवाल मैंने छुड़वाए थे आज आप वो भी करेंगे तो आपको आते होंगे। कल आते ही सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या करने वाला है, तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है अपनी अपनी, और वो आपने कल फिर शेयर कर देना है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगा जो नहीं हुए, ठीक है। आज फिर ट्राई करें, और जिन्होंने बीपीपी भी कर ली है वेल डन, और जिन्होंने नहीं की उनके पास टाइम होगा वो बीपीपी की किट भी करें, और मुझे कल बताएं। अगर कल हमारे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो कल हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग वाला। अच्छा फिदा, आपने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है कि ए और बी की अमाउंट मिलियन में हो, सी और डी की 1000 में, तो दोनों बाय प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। एक से ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो फिर दोनों की वो स्क्रैप वैल्यू देंगे। फिर कॉस्ट सिर्फ ए और बी में चार्ज होगी, और जो सी और डी से आने वाली स्क्रैप वैल्यू है वो कॉमन कॉस्ट में से लेस कर, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सवाल में एक ही बाय प्रोडक्ट हो, एक से ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। हर वो चीज जिसकी इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू है वो बाय प्रोडक्ट कहलाएगी, तो आप देख लें तो वो बाय हो जाएंगे। सी और डी दोनों होंगी ना, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि ए और बी की वैल्यू मिलियंस में है और सी और डी की 1000 में, तो सी और डी दोनों बाय प्रोडक्ट है। जी, और किसी के ज़हन में सवाल हो? चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह करते हैं। अल्लाह हाफिज।